कोई भी शास्त्र हो या कोई भी साइंस हो, अगर हमको ये चीज़ जाननी है कि उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, उस शास्त्र के नियमों को जानना है, तो हमको क्या करना होगा, हमको उसके जो प्रारंभिक विचारक हैं, जो उसके संस्थापक पिता हैं, उनके विचारों का अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे कि कोई भवन है, तो अगर हमको जानना है कि उसकी मजबूती कितनी है, उसकी गहराई कितनी है, तो उसको हमको स्टार्टिंग से उसकी नींव को जानना पड़ेगा। तो ऐसे ही सोशियोलॉजी में कुछ स्टार्टिंग के समाजशास्त्री रहे हैं, जैसे कि आपके कॉम्ट हो गए, आपके कार्ल मार्क्स हो गए, आपके दुर्खीम हो गए, वेबर हैं, सिमेल हैं, परेटो हैं। तो इन सभी लोगों ने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है समाजशास्त्र में, तो उन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में हम इनकी थियरी को पढ़ेंगे, बाद में फिर हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्क्स को। ठीक है, किसको पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स को। ओके, तो मार्क्स ने इस चीज पे थिंक किया कि ये जो समाज है इसमें हायरार्की क्यों है, ये जो ऊंच नीच है, ये जो संस्तरण है, ये क्यों है, और जो समाज में परिवर्तन होता है ये किस तरीके से होता है, इसके पीछे क्या नियम है, इनको जानने की कोशिश करी मार्क्स ने। तो इसमें इन्होंने मुख्यतः दो बातों पे जोर दिया। कौन कौन सी दो बातें हैं? पहली तो इन्होंने बताई द्वंद्व की अवधारणा। ठीक है, पहली कौन सी बताई इन्होंने? द्वंद्व की अवधारणा। और दूसरी चीज इन्होंने बताई भौतिकतावाद। अब ये जो द्वंद्व की अवधारणा है ये इन्होंने ली थी हीगल से। हीगल से इन्होंने द्वंद्व की अवधारणा सिर्फ ग्रहण की थी, बाकी चीजों को इन्होंने नकार दिया था। तो हीगल की क्या क्या बातें थी जो कि इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी? तो हीगल का मानना था कि वास्तविक सत्य हमारे विचारों में है। हमारा विचार, हमारा मन, हमारी आत्मा, यही वास्तविक सत्य है। जो चीज हम सोच सकते हैं वास्तविकता में भी उसी का अस्तित्व है। जो चीज हम सोच नहीं सकते उसका अस्तित्व नहीं है। मतलब कि हीगल के अकॉर्डिंग जो हमारा आंतरिक जगत है, जो हमारा अंतर्मन है, ये सत्य है, और जो ये बाह्य जगत है ये झूठ है। हीगल ने कहा कि अगर हमारा मन, हमारे विचार मानते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति है तो वास्तव में ईश्वर होगा, लेकिन अगर हमारा मन इस चीज को नहीं मानता है तो फिर ये चीज गलत है, ये चीज नहीं होगी। ठीक, तो ये चीज इन्होंने बताई। किसने? हीगल ने। इसको नहीं माना मार्क्स ने। मार्क्स ने कहा कि ये चीज उल्टा है। मार्क्स ने कहा कि जब मैंने देखा हीगल के सिद्धांत को तो वो सिर के बल खड़ा था, यानी कि उल्टा खड़ा था, तो फिर मैंने उसको सीधा किया। तो मार्क्स ने क्या चीज सीधा की? तो मार्क्स ने कहा कि वास्तविक सत्य विचार नहीं है, बल्कि वास्तविक सत्य है पदार्थ। जो भौतिक दुनिया है, जो पदार्थवादी दुनिया है, भौतिकतावाद में वास्तविक सत्य है। हीगल ने किस चीज को प्रधानता दी? रहस्यवाद को। रहस्यवादी बातों को इन्होंने प्रधानता दी, लेकिन कार्ल मार्क्स ने भौतिकतावाद को प्रधानता देते हुए कहा कि वास्तविक सत्य है पदार्थ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे विचारों में नहीं है, लेकिन वास्तविकता में उनका अस्तित्व है। जैसे कि आप सपोज दैट कोई भी आदिवासी व्यक्ति है तो वो ये चीज़ नहीं सोच सकता है कि ये इंटरनेट वगैरह कुछ होगा, ये आधुनिक टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ होगी, तो उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन वास्तविक जगत, जो बाह्य जगत है, यहाँ पे ये चीज़ें विद्यमान हैं। तो सच क्या है? ये बाह्य जगत यानी कि पदार्थ सच है। ये उसका दिमाग, उसकी व्यक्तिगत सोच पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये सत्य नहीं है। तो ये चीज मार्क्स ने कही। फिर दूसरी चीज मार्क्स के सिद्धांतों में प्रमुखता से आती है, वो है भौतिकतावाद। भौतिकतावाद की अवधारणा इन्होंने, एक सिद्धांतकार थे फायरबाख, ठीक है, तो वहां से इन्होंने ली थी। उनके जो कुछ थियरीज थी उनसे प्रभावित होकर के इन्होंने इसका वर्णन किया था। तो ये द्वंद्ववाद और भौतिकतावाद को इन्होंने मिला दिया और एक नया सिद्धांत बनाया जिसका इन्होंने नाम दिया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मतलब कि जो पूरा विश्व है वो द्वंद्व की प्रक्रिया से सतत चलता रहता है और भौतिकतावाद पे आधारित है। यही है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो इसमें इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई। इन्होंने कहा कि जो इतिहास है इसकी हमेशा से ही, या फिर कह लो आप पदार्थ है उसकी हमेशा से ही 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रत्येक पदार्थ की इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं हैं?
वाद, प्रतिवाद, तीसरी है संवाद। ठीक, ये 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई पदार्थ के विकास की। तो वाद जो है ये पहली अवस्था होती है। वाद की अवस्था में वो जो उसके प्रारंभिक गुण होते हैं पदार्थ के वो होते हैं। फिर इसका निषेध होता है, मतलब इसका विरोध होता है। इसके आंतरिक विरोधों के परिणाम स्वरूप एक नई अवस्था जन्मती है जिसको इन्होंने नाम दिया प्रतिवाद। अब ये वाद और प्रतिवाद के संघर्ष में एक नई अवस्था जन्म लेती है जो कि है संवाद। और ये जो संवाद है इसमें वाद के भी गुण होते हैं और प्रतिवाद के भी गुण होते हैं। ठीक, और ये प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है, अनवरत रूप से चलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का विकास होता है और इतिहास का युग परिवर्तन भी होता है। इसको इन्होंने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। पहला एग्जाम्पल दिया इन्होंने जो एक दाना, ठीक है, जैसे सपोज दैट एक गेहूं का दाना ले लो आप। तो गेहूं का दाना है तो उसको हमने जमीन में बो दिया। तो जब जमीन में वो बोया गया तो एक तरीके से उसका नाश हो गया, उसका निषेध हो गया। ठीक, क्योंकि वो खत्म होने वाला। फिर वो खत्म ना हो करके उसका प्रतिवाद हुआ, वो फिर से मतलब खड़ा हुआ और फिर वो क्या बना, वो बना पौधा। फिर पौधे से उसमें आए उसकी बालियां और बालियों में फिर से आए दाने। तो यहाँ पे पहले वो बीज था, फिर पौधा बना और फिर से वो बीज बन गया। ठीक, तो वाद, प्रतिवाद और फिर संवाद। ऐसे ही इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया पानी का। पहले पानी, फिर उसके बाद वो बर्फ बनता है, फिर वो पिघल करके फिर से पानी में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो संघर्ष है, ये जो द्वंद्व है, ये अनवरत रूप से चलता रहता है। अब द्वंद्व का मतलब यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। द्वंद्व का मतलब है जो परस्पर विरोधी गुण है, परस्पर विरोधी गुणों वाले जो दो पदार्थ होते हैं या जो दो वस्तुएं होती हैं उनके मध्य में संघर्ष। ठीक है, जो परस्पर विरोधी गुण होते हैं ऐसे पदार्थों या ऐसी वस्तुओं के मध्य में संघर्ष को इन्होंने कहा कि ये द्वंद्व है। तो ये चीज इन्होंने बताई द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में। ये जो सतत प्रक्रिया है, ये जो अनवरत प्रक्रिया है, ये हमेशा चलती रहती है। इसको इन्होंने कहा कि ये निषेधों का निषेध है। क्या है? निषेधों का निषेध है, मतलब कि ये विरोधों में एकता को प्रकट करता है। जैसे कोई एक अवस्था है, जैसे कि बीज है और बीज का निषेध हुआ तो फिर नई अवस्था जन्मी पौधा। तो ये जो विरोध की अवस्था है, तो एक विरोध दूसरे विरोध में एकता दिखाता है, उसको खत्म नहीं करता। मतलब एक जो पहली अवस्था थी वो दूसरी अवस्था को बिल्कुल खत्म नहीं करती है, बिल्कुल वो चीजें एकदम फिनिश नहीं करती है, उसी चीज को आगे बढ़ाती है। तो विरोधों में एकता है प्लस ये निषेधों का निषेध है। और तीसरी चीज इन्होंने बताई कि पहले होता है मात्रात्मक परिवर्तन और फिर मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन की तरफ ये चीज होने लगती है। ठीक है, तो ये चीज बताई इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में। उसके बाद इनका थ्योरी है इतिहास का भौतिक आधार पर विभाजन। इतिहास को इन्होंने भौतिकता के आधार पर विभाजित किया। कितने युगों में विभाजित किया? तो इतिहास को इन्होंने 5 युगों में विभाजित किया। कितने? 5 युगों में इन्होंने डिवाइड किया। तो पहला कौन सा युग था? पहला युग था आदिम साम्यवादी युग। पहला कौन सा युग था? आदिम साम्यवादी युग। उस टाइम पे क्या था? मार्क्स ने कहा कि जो दुनिया का जो पहला युग था वहां पे कोई भी भेदभाव, कोई ऊंच नीच कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई संसाधनों पे अधिकार वगैरह की बातें थी नहीं। प्राकृतिक संसाधन थे, वन थे और वहीं से आप कंदमूल फल वगैरह तोड़ वोड़ के खाते थे। तो प्रारंभ में ये संसाधनों के स्वामित्व से रिलेटेड कोई चीज नहीं थी। जिसको जो मिलता था वो खा लेता था। तो सभी का उपभोग और उत्पादन पे बराबर बराबर का अधिकार था, तो सभी बराबर थे। तो उस टाइम पे युग नहीं थे, जो पहला उस टाइम पे वर्ग नहीं थे। मतलब जो पहला युग था आदिम साम्यवादी युग, वहां पे वर्ग नहीं थे, पहला था वर्ग विहीन। ठीक, लेकिन इसके अंत में कुछ ऐसी चीजें होने लगी कि फिर नया युग आया। तो
अंत में क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे कुछ लोग थे, उन्होंने पशुओं पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया, पशुओं पर अपना स्वामित्व जमाना शुरू कर दिया। जो पशु थे उनको पालना शुरू कर दिया, उन पे अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। तो एक नया युग आया, कौन सा? दासत्व युग। दूसरा कौन सा युग आया? दासत्व युग। तो जिनके पास अधिक पशु थे, जिनके पास थोड़े से ज़्यादा जो शक्तिशाली थे, तो उन्होंने दूसरे लोगों को दास बना लिया कि हम तुम्हारे मालिक हैं और तुम हमारे नौकर हो, तुम हमारे दास हो। ठीक है, तो दास बना करके उनसे काम करवाया जाने लगा, उनका बहुत अधिक शोषण किया जाने लगा, उनको प्रताड़ित किया जाता था, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ की जाने लगी। तो एक हो गए साधन संपन्न। अब दूसरा युग कौन सा है? दासत्व युग। तो यहाँ पे वर्ग बन गए, यहाँ पे दो वर्ग हो गए, एक है साधन संपन्न और दूसरे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जो कि है दास। ठीक है, एक में आ गए स्वामी जो कि साधन संपन्न है, और दूसरे जो दास है उनके पास कोई भी साधन नहीं है। ठीक है, वो साधन से रहित है। तो दास और स्वामी इस टाइम पे दो युग आए। तीसरा युग कौन सा बताया इन्होंने? तीसरा युग बताया इन्होंने सामंतवादी युग। इन्होंने कहा कि जब ये दासत्ववादी चीज़ों का थोड़ा सा विरोध हुआ, लोगों ने दास बनने से इनकार किया, तो फिर जो लोग जिनके पास साधन संपन्न जो थे, उन्होंने थोड़ी सी चालाकी दिखाते हुए फिर नया युग आया। तो क्या हुआ कि उन्होंने भूमि पर अधिकार जमाना शुरू किया। पहले पशुओं पे अधिकार जमाया, इंसानों पे अधिकार जमाया, तो दासत्व युग आया। फिर भूमि पे अधिकार जमाया। जिन लोगों ने ज़्यादा भूमि हथिया वो बन गए सामंत, और जिनके पास भूमि नहीं रह गई तो वो बन गए किसान। तो ये जो किसान थे, ये एक तरीके से अर्धदास से। अर्धदास क्यों? क्योंकि इनके पास भूमि तो है नहीं, तो अब ये भूमि लेने के लिए सामंतों के पास जाएंगे। तो जो सामंत थे ये संरक्षक बन गए भूमि के, और जो ये किसान हैं ये क्या बन गए? ग्राहक बन गए भूमि के। तो इनके बीच संबंध कैसे हो गए? संरक्षक और ग्राहक के। सामंतवादी युग में कैसे संबंध थे? संरक्षक और ग्राहक के। तो सामंतों से भूमि या तो आप बटाई पे लेते थे जो किसान थे, अर्धदास किसान, या तो फिर उनके वहाँ उन्हीं की भूमि पे खेती करने जाते थे। तो ये अर्धदासों की तरह ये किसान काम करते थे, और जो सामंत थे वो संरक्षक थे भूमि के, और जो किसान थे वो ग्राहक की तरह भूमि पर कार्य करते थे। तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा शोषण किया, जो सामंत थे इन्होंने भी बहुत अधिक शोषण किया किसानों का। तो फिर से थोड़ा सा क्रांति वगैरह हुई, तो फिर एक नया युग बन करके आया। कौन सा? पूंजीवादी। चौथा वर्ग कौन सा आया? चौथा युग पूंजीवादी युग। अब पूंजीवादी युग में जो चौथा युग आया, पूंजीवादी युग, इसमें भी दो वर्ग बन गए। अच्छा, ये युग परिवर्तित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उत्पादन के साधनों में परिवर्तन हो रहा है। मार्क्स ने क्या कहा है कि जब उत्पादन के साधन बदलेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। तो उत्पादन के साधन कैसे हो गए हैं पूंजीवादी युग में? मशीनें आ गई। क्या आ गया? मशीनें आ गई, और बड़े बड़े उद्योग लगाए जाने लगे, बहुत बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए गए। तो जिनके पास पूंजी थी, जिनके पास पैसा था, उन्होंने इन उद्योग धंधों को स्थापित किया, और जिनके पास पैसा नहीं था, जिनके पास संसाधन नहीं थे, तो वो बेचारे क्या हो गए? वो मजदूर बन गए। तो ये यहाँ पे पूंजीपति हो गए और ये मजदूरों का शोषण करने लगे। अब ये जो पूंजीपति हैं, इनको डर है कि ये जो मजदूर हैं ये कहीं हमारी सत्ता पलट ना दे, कहीं हमको हमारी सत्ता हमसे छीन न ले। तो इसके लिए ये क्या करते हैं? चूंकि जो पूंजीपति हैं ये अतिरिक्त मूल्य भी रख ले रहे हैं, जो मजदूरों की मेहनत से उत्पन्न होता है अतिरिक्त मूल्य, वो चीज कौन रख लेता है? पूंजीपति रख लेते हैं। तो फिर अब पूंजीपति सोचते हैं कि कहीं हमारे अगेंस्ट चीजें ना हो जाएं, तो इसके लिए ये मजदूरों को क्या करते हैं? मिथ्या चेतना देते हैं। अब इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने पूंजीपति वर्ग नहीं, इन्होंने ये शब्द नहीं यूज किया है, इन्होंने पूंजीपतियों को कहा है बुर्जुआ, और जो श्रमिक थे इनको कहा है सर्वहारा। ठीक है, पूंजीपतियों को इन्होंने नाम दिया बुर्जुआ, और जो श्रमिक लोग थे इनको नाम दिया है सर्वहारा। तो जो बुर्जुआ लोग थे तो इन्होंने मिथ्या चेतना दी सर्वहारा वर्ग को, यानी कि मजदूरों को।
मिथ्या चेतना क्या दी? इन्होंने कहा कि आपके साथ में जो भी हो रहा है वो आपके भाग्य में है। इन्होंने धर्म को आधार बनाया मजदूरों को भ्रमित करने के लिए। इसीलिए कार्ल मार्क्स कहता है कि धर्म भ्रामक सूर्य है। धर्म को आधार बना करके जो सर्वहारा वर्ग के लोग हैं उनका शोषण होता है और पूंजीपति लोग उनको मिथ्या चेतना देते हैं। पूंजीपति कहता है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो भगवान ने किया, तुम्हारी किस्मत में था, तो इसीलिए तुम्हारी जैसी भी स्थिति है उसमें तुम संतुष्ट रहो और ऐसे ही तुम हमारे अंडर में काम करते रहो और ऐसे ही ये सारी की सारी प्रोसेस चलती रहे। ठीक, यहाँ पे एक चीज और आई निकल करके जो कि है आपकी अतिरिक्त मूल्य। अतिरिक्त मूल्य क्या होता है? सरप्लस वैल्यू क्या है? तो अतिरिक्त मूल्य कोई भी वस्तु है सपोज दैट की, और उसकी जो उत्पादन लागत है, मतलब उसको बनाने में जितने रुपए लगे, मान लो कि उसको बनाने में 100 रुपए लगे और उसको बेचा जा रहा है 250 रुपए में। ठीक है, बनाने में कितने लगे? 100 रुपए, बेचा जा रहा है 250 रुपए में। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो है अतिरिक्त मूल्य। मतलब बेचा जा रहा है 250 में और बनाने में लगे 100 रुपए, इनका जो अंतर यानी कि माइनस करेंगे दोनों को तो कितना आएगा? तो आपका आएगा 150। और ये जो 150 रुपए हैं ये है अतिरिक्त मूल्य। अब ये अतिरिक्त मूल्य क्यों हुआ? क्योंकि श्रमिकों ने अपना श्रम इसमें लगाया, श्रमिक काम किए, श्रमिकों ने उस वस्तु को बनाया, तो इस लिहाज से ये अतिरिक्त मूल्य किसको मिलना चाहिए था? श्रमिकों को, मजदूरों को। लेकिन ये जो अतिरिक्त मूल्य है यानी कि लाभ, ये कौन रख लेता है? ये रख लेते हैं पूंजीपति। और यही है, इसी तरीके से ये श्रमिकों का शोषण करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है? फिर इन्होंने कहा कि धीरे धीरे जो श्रमिक होते हैं इनमें वर्ग चेतना आती है। तो जब श्रमिकों में वर्ग चेतना आती है तब जाकर के वो एक नया युग लाते हैं। तो 5वां युग इन्होंने कौन सा बताया? 5वां युग इन्होंने बताया सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व युग। कौन सा युग बताया? सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व युग। तो मार्क्स ने बताया कि जब श्रमिक जो होता है वो थोड़ा सा उसके अंदर जागरूकता आ जाती है, उसके अंदर थोड़ी सी चेतना आ जाती है, तो वो समझता है कि जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, हमें एकजुट होकर के इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तब वो क्रांति करता है और जब वो क्रांति करता है तो संपूर्ण युग बदल जाता है और फिर उत्पादन के साधनों पर सर्वहारा वर्ग का स्वामित्व होता है। तो जो जितना चाहता है उतना उत्पादन करता है, उसको उतना ही उपभोग करता है जिसको जितनी आवश्यकता होती है, और उसी के अनुसार उत्पादन, उपभोग और वितरण पर सभी का इक्वल राइट होता है। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने बताई। यहीं पे इन्होंने पूंजीवादी युग में एक कॉन्सेप्ट दिया एलाइनेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी मैं छोड़ दी तो मैं आपको समझा देती हूँ। एलाइनेशन, इन्होंने कहा कि जब जो पूंजीपति होते हैं वो सारा सरप्लस वैल्यू भी अपने पास रख लिए, अतिरिक्त मूल्य भी रख लिए, प्लस उनको मिथ्या चेतना भी दे रहे हैं कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम्हारी किस्मत की वजह से हो रहा है, तुम्हारे भगवान जी ऐसा चाहते हैं। तो जो मजदूर हैं वो बेचारा परेशान हो जाता है, उसके अंदर अलगाव की भावना आ जाती है। अलगाव मतलब कि वो अपने आप को बिल्कुल अलग थलग महसूस करने लगता है कि जो हो रहा है बस मशीनी तरीके से बस होने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा तो काम है कि सुबह मैं काम के लिए जाऊंगा, शाम को काम करके आऊंगा, बस मेरा इतना ही ड्यूटी है और मुझसे कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो किन किन चीज़ों से श्रमिक अलगाव महसूस करता है? तो पहली चीज़ है श्रमिक अलगाव महसूस करता है स्वयं से। स्वयं से क्यों? क्योंकि श्रमिक को लगता है कि वो तो एक पण्य वस्तु है, मतलब श्रमिक को लगता है कि वो बिक्री के लिए दी जाने वाली वस्तु है, जो भी मुझे पैसे देगा वो मेरे श्रम को खरीद लेगा, मैं तो एक बिक्री के लिए दी जाने वाली वस्तु हूँ, तो मेरा खुद का कोई मूल्य नहीं है, तो खुद से अलग हो जाता है। फिर वो उत्पादन प्रणाली से अलग हो जाता है, क्योंकि कहाँ पे उत्पादन किया जाना है, किसको बेचा जाना है, क्या करना है, इससे उसका कोई मतलब नहीं होता है। कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है पूंजीपति। तो फिर वो उत्पादन प्रणाली से अलग हो जाता है। थर्ड चीज है वो उत्पादित वस्तु से अलग हो जाता है। क्यों?
क्योंकि उसको लगता है कि जैसे आप कोई चीज़ बनाओ, छोटी सी चीज़ ही बनाओ, सपोज दैट कि घर पे कोई DIY करके बनाओ, तो आप कहोगे ये चीज़ मैंने बनाई है। लेकिन जब फैक्ट्री में कोई चीज़ बनती है तो श्रमिक को क्या लगता है कि मशीनीकरण हुआ है, इसके ये पार्ट वहाँ से आए हैं, ये पार्ट वहाँ से आए हैं, अलग अलग करके सारे पार्ट्स आए हैं, तो इसमें मेरा क्या लगा है। तो उत्पादित वस्तु से भी उसका अलगाव हो जाता है। फिर उसका किससे अलगाव होता है? उसका अलगाव हो जाता है सहकर्मियों से, जो उसके साथ काम करने वाले लोग होते हैं, उनसे भी उसका अलगाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत अधिक है। अगर सबको साथ लेकर के चलोगे तो फिर जो पूंजीपति हैं, पता लगा वो आपको काम से ही निकाल देंगे, तो आपको उनसे भी थोड़ा सा बेटर करना होता है, तो वो सहकर्मियों से भी अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये होती है अलगाव की प्रक्रिया कि वो अपने आप को बिल्कुल इन सारी चीजों से अलग थलग, बिल्कुल निर्जीव वस्तु, बिक्री की वस्तु मान करके चलता है। वर्ग निर्माण के संबंध में भी कार्ल मार्क्स ने अपना एक स्पष्ट सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि पूरे विश्व में हमेशा ही जितने भी युग रहेंगे उतने में दो वर्ग हमेशा रहेंगे। पहला होगा शोषक। शोषक वर्ग वो होगा जिसके पास उत्पादन के साधन होंगे, उनका स्वामित्व होगा। और दूसरा होगा शोषित, जिनके पास कुछ नहीं होगा, इनके पास कोई भी स्वामित्व नहीं होगा, कोई भी उत्पादन के साधन नहीं होंगे। तो इन्होंने वर्ग निर्माण का आधार क्या माना? उत्पादन के साधनों पर जिसका स्वामित्व होगा, वही है वर्ग निर्माण का आधार। इसी के आधार पे वर्गों का निर्माण होगा, हायरार्की का निर्माण होगा, अकॉर्डिंग टू मार्क्स। इन्होंने दूसरा आधार बताया वर्ग निर्माण का, चेतना। जब मजदूरों में चेतना आती है तब दो प्रकार के वर्ग बनते हैं। पहला वर्ग होता है स्वयं में वर्ग। जैसे कि कोई भी मजदूर है और वो सोचता है कि उसके ही समान काम करने वाला कोई मजदूर है और वो सोचता है कि हमें एक रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पूंजीपति है, जो हमारा शोषक है, वो एक ही है, तो उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे कि कोई कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाला कोई मजदूर है और वो सोचता है कि मुझे भी वही प्रॉब्लम है, सेम फैक्ट्री में काम करने वाले जो दूसरा लेबर है उसको भी सेम प्रॉब्लम है, तो हमें एक रहना चाहिए। तो ये हो गया स्वयं में वर्ग। स्वयं के लिए वर्ग दूसरा टाइप। जब मजदूरों में वर्ग चेतना आ जाती है तो वो सोचते हैं कि दुनिया के जितने भी मजदूर हैं, कोई भी कहीं भी कुछ भी काम कर रहा हो, अगर वो लेबर है तो वो हमारा भाई है, वो हमारे समान है, हमें एकजुट होना चाहिए। तो उनमें चेतना आ जाती है तो बनता है स्वयं के लिए वर्ग। और जब स्वयं के लिए वर्ग बनता है तो इस सामाजिक चेतना, वर्ग चेतना के परिणाम स्वरूप फिर क्या होता है? क्रांति करते हैं वो लोग पूंजीपतियों के अगेंस्ट, और फिर होता है सामाजिक रूपांतरण और नया जो युग है वो बनता है। अगली चीज है, अगला कॉन्सेप्ट है कार्ल मार्क्स का आर्थिक निर्धारणवाद। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिए, इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। आर्थिक निर्धारणवाद का मतलब है कि कार्ल मार्क्स ने कहा, देखिए निर्धारणवाद क्या होता है, पहले निर्धारणवाद को समझिए। निर्धारणवाद का मतलब है कि हम मान लें कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक ही वजह से हो रहा है। जैसे कि मैं मान लूं कि जो कुछ भी हो रहा है मेरी जिंदगी में वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से हो रहा है, या फिर आप मान लो कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी किस्मत की वजह से हो रहा है। मतलब कि एक ही चीज को मान लेना कि वही चीज उत्तरदायी है, जितना भी कुछ हो रहा है उन सभी के लिए, ये है निर्धारणवाद। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने माना कि जितना भी कुछ हो रहा है दुनिया में, संसार में जितनी भी चीजें घटित हो रही हैं, अच्छा बुरा जो कुछ भी है, हर चीज में उसका रीजन क्या है? उसके कारण है आर्थिक। आर्थिक माने कि पैसा। आप कार्ल मार्क्स की कोई भी थ्योरी उठा करके देख लो, चाहे वो स्तरीकरण के संबंध में इन्होंने बताया हो, चाहे वो जेंडर से रिलेटेड चीजें बताई हो, और चाहे कुछ भी बताया है, चाहे संस्तरण को बताया है, जो कुछ भी बताया है, हर चीज में मार्क्स ने आर्थिक कारणों को प्रमुखता दी है। मतलब मार्क्स का मानना था कि जो पैसा है यही बुराई की जड़ है। जिसके पास पैसा है वो दूसरों का शोषण करता है, तो पैसा एक बुराई है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। तो इन्होंने आर्थिक कारणों को ही सबसे ज्यादा प्रमुखता दी। इन्होंने एकमात्र माना कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे के कारण क्या है? आर्थिक। तो इसी को सिद्ध करने के लिए इन्होंने सामाजिक संरचना के दो भाग बताए। सामाजिक संरचना को दो भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से हैं? पहला भाग इन्होंने बताया अधोसंरचना, दूसरा बताया अधिसंरचना। अधोसंरचना होती है यहाँ,
नीचे, जो नीचे होती है वो अधोसंरचना है, जो ऊपर होती है वो अधिसंरचना है। नीचे यानी कि नींव में, ठीक है। नींव में क्या है? अधोसंरचना। अब यहाँ नींव में क्या क्या चीजें हैं? तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो समाज की संरचना है उसकी आधार, उसका बेस क्या है? आर्थिक उत्पादन के जो संसाधन है, उत्पादन के संसाधन, उत्पादन प्रणाली, उत्पादन के संबंध, ये सारे के सारे आते हैं अधोसंरचना में। और अधिसंरचना में क्या क्या बताया मार्क्स ने? अधिसंरचना में मार्क्स ने बताया हमारे विचार, हमारा धर्म, हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति, कला, विज्ञान, ये सारी की सारी अधिसंरचना में, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जब अधोसंरचना बदलती है, अधोसंरचना में सबसे पहले क्या बदलेगा? सबसे पहले बदलेगी उत्पादन प्रणाली, यानी कि उत्पादन करने के साधन। जैसे कि पहले क्या था? पहले लोग पत्थर के औजार यूज करते थे, फिर पत्थर के बाद लोहे के औजार यूज करने लगे, देन फिर मशीनें आ गई, और उसके बाद ऐसे ऐसे ये चीज़ें डेवलप होती रही। तो जैसे जैसे उत्पादन के साधन बदलते हैं वैसे वैसे उन पर स्वामित्व भी बदलता जाता है, और जैसे जैसे उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व बदलता है, जो उत्पादन के संबंध हैं वो बदल जाते हैं। जैसे आपको अभी मैंने बताया कि अलग अलग युगों में अलग अलग तरीके का संबंध रहा है, ठीक है। तो उत्पादन के संबंध जब बदलते हैं तब फिर बाकी चीजें बदल जाती। जैसे हमारे उत्पादन के संबंध होंगे वैसे ही हमारा धर्म हो जाएगा, वैसे ही हमारी संस्कृति हो जाएगी, वैसे ही हमारे कला नीति। जैसे अभी क्या है? अभी मशीनीकरण का युग है, तो जो हमारी रिलेशन है थोड़ा सा दूरी के हो गए, इतना घनिष्ठ संबंध नहीं रह गए हैं, वर्चुअल रिलेशन ज़्यादा आ रहा है। पहले के टाइम में सब लोग मिलजुल के काम करते थे, उत्पादन के साधन इतना ज़्यादा आधुनिक थे नहीं, तो सब मिलजुल के काम करते थे, तो जो हमारे संबंध थे बहुत ज़्यादा क्लोज्ड थे। तो ये चीज़ मार्क्स ने बताई है कि जब अधोसंरचना बदलेगी तब अधिसंरचना बदल जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि मार्क्स ने जो बताया वो सब सही सही है, मार्क्स की कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं। क्या क्या आलोचनाएं हुई हैं देखते हैं। तो कार्ल मार्क्स की जो पहली आलोचना है वो ये है कि मार्क्स ने बता दिया कि एक निर्धारित क्रम है, और इन्होंने कहा कि अनिवार्यतः ऐसा होगा ही होगा। अब ये चीज हम कभी नहीं कह सकते हैं कि जो चीज हम कह रहे हैं भविष्य में वो होगी ही होगी। जैसे मार्क्स ने बताया कि जो ये पूंजीवाद है इसके बाद सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व तो आएगा ही आएगा, लेकिन अभी तक ऐसा युग नहीं आया है। पूंजीवाद अपने पैर पसार रहा है, ये चीजें अभी भी नहीं हो पाई हैं। तो हम अनिवार्यता नहीं कह सकते हैं कि भविष्य में आप ऐसा होगे ही होगे, मतलब क्योंकि ये चीजें डायनेमिक है, आप बिल्कुल दृढ़ता के साथ नहीं कह सकते कोई भी भविष्यवाणी कि वो सत्य होगी ही होगी, ठीक। तो एक तो ये आलोचना हुई। दूसरी आलोचना वेबर ने करी है। वेबर ने कहा है कि आर्थिक कारण ही सब कुछ नहीं है। मार्क्स ने ये सब कुछ बता दिया कि जो कुछ है सब आर्थिक कारण है, लेकिन वेबर ने कहा कि जो कुछ भी है सब आर्थिक कारण ही नहीं है। बल्कि वेबर ने किस चीज पे जोर दिया? वेबर ने जोर दिया विचारों पे। हमारे विचार, हमारे एथिक्स, ये इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जब हमारे एथिकल जो विचार, आचार विचार हैं, इनमें परिवर्तन आता है, ये जिस तरीके के होते हैं हमारा समाज वैसे ही होता है। ये चीज वेबर ने बताई। तो ये दूसरी आलोचना हो गई। तीसरे पॉइंट पे इनकी आलोचना होती है सरप्लस वैल्यू की, जो इन्होंने सिद्धांत दिया। तो मार्क्स ने कहा कि जो अतिरिक्त मूल्य है ये श्रमिक की वजह से उत्पन्न होता है, लेकिन मार्क्स ने ये चीज़ तो कहीं बताई ही नहीं कि जो वो लागत है जो उसमें लगाया जाता है, मशीनों को उसमें लगाया जाता है, उसमें जो पूंजी लगाई जाती है, जो उसमें रिस्क होता है, जो पूंजीपति लेता है, उन सब का भी तो बहुत अहम रोल होता है। जो प्रबंधन होता है, जो मार्केटिंग होती है, उन सब का भी बहुत अहम रोल होता है। अगर सिर्फ हम श्रमिकों को ही किसी चीज़ का मतलब निर्धारक मान लें तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हम श्रमिकों की संख्या बढ़ा दें मतलब हमारा लाभ बढ़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आधुनिक समय में जो अभी हमारा प्रेजेंट टाइम है इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हमको पूंजी चाहिए होती है, हमको मार्केटिंग टेक्निक सही से चाहिए होती है, सारी चीज़ें उसमें लगती हैं, तब जाके वो सरप्लस वैल्यू उत्पन्न होता है। तो सरप्लस वैल्यू सिर्फ श्रमिकों के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न नहीं होता है, सिर्फ उन्हीं की मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी चीज़ें और सारे फैक्टर भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। अब हम देख लेते हैं इनकी कुछ इम्पोर्टेंट सी कृतियाँ। तो
वैसे मैंने बताया हुआ है पहले की वीडियो में, लेकिन अभी चूंकि रिवाइज करवा रही हूँ तो फिर से देख लीजिए। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि आई थी आपकी, कब आई थी? तो ये कृति इनकी आई थी 1848 में। कब? 1848 में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दूसरी इनकी इंपॉर्टेंट बुक है जर्मन आइडियोलॉजी। ये आई थी इनकी, ओरिजिनल पब्लिश्ड हुई थी 1932 में। ठीक है, ये बुक मार्क्स और एंजल्स दोनों ने लिखी है। अगली बुक है दास कैपिटल। ये बुक आई थी 1867 में। इसके 3 वॉल्यूम्स थे, मतलब कि 3 संस्करणों में ये बुक आई थी, दास कैपिटल 1867। नेक्स्ट बुक थी होली फैमिली। होली फैमिली जो बुक थी, ये भी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट सी बुक है। एंड ये जो दास कैपिटल है ये आई थी 1867 से 88 के बीच में। इसके 3 वॉल्यूम्स थे। इसके अलावा एक और बुक है ए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, तो ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट सी बुक्स हैं। इनकी थियरी के बारे में और भी बहुत कुछ है, बट अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी जो भी चैप्टर्स में आता जाएगा मैं इसको कवर कराती जाऊंगी।